Hello everyone, welcome to our next class, and today we'll be discussing again organizing, and we'll be moving forward to our next topic in organizing, which is importance. Okay, so here we'll be discussing importance of organizing कि organizing करने से basically होता क्या है, फ़ायदा क्या मिलता है. ठीक है, तो पहले तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है. तो वहाँ पे काफ़ी सारे ये जो पॉइंट्स है ये सारे ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं. ठीक है, यू वेरी इजी पॉइंट्स, इवन इफ यू रीड योर बुक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. येट आई एम एक्सप्लेनिंग अ लिटिल बिट ऑल दिस पॉइंट्स. ओके, सो importance, first item that we have is specialization benefits. तो मैंने क्या बोला कि जब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बनाते हैं. जैसे HR बन गया, प्रोडक्शन बन गया. ठीक है, ऐसे करके हम लोग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं. तो मैंने क्या बोला था कि ऑर्गेनाइजिंग करने का मतलब ही वही है कि डिवीजन ऑफ वर्क कर देना. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है हम लोग उसी के हिसाब से वहाँ पे काम में डालेंगे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. एंड स्पेशलाइजेशन होने से जो अगर हम लोग ऐसे इंसान को अपॉइंट कर रहे हैं अपना काम करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड है उस पर्टिकुलर फील्ड में, देन डेफिनेटली इट विल गिव अस बेनिफिट्स, है ना. तो काम जल्दी हो जाएगा, वी विल सेव आवर टाइम, वी विल सेव आवर our resources will be utilized to its utmost level. So yes, definitely it will give us a lot of benefits. Then it is clarity. So here clarity, basically clarity of job you can say. Okay, that whoever will be doing what work, यानी कि यहाँ पे clarity of job and clarity of you can say relationship among the employees, कि किसका किसके साथ क्या relation है. We are talking about official legal relationship among the employees. ठीक है, जैसे कि मैनेजर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन हो गया, तो बेसिकली वर्क रिलेशनशिप को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, रिलेशनशिप. सो वर्क रिलेशनशिप इज वेरी क्लियर, गेट्स वेरी क्लियर इफ वी ऑर्गेनाइज आवर फर्म, बिकॉज अलग अलग डिपार्टमेंट है. तो प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर जो भी सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, दे नो व्हाट रिलेशन दे हैव विद दैट मैनेजर एंड द मैनेजर ऑफ अदर डिपार्टमेंट. सो देर इज एवरी रिलेशन इन द फर्म is crystal clear. Okay, then we have optimum utilization of resources, since we are dividing. First of all, यहाँ पे segregation of work हो रहा है. Secondly, we are appointing specialized people for each department. Then definitely our resources will be used to the utmost level. तो यहाँ पे resources बोले तो हमारे raw materials तो waste होंगे ही नहीं. उसके बाद हम लोग के जो time है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. यहाँ पे टाइम इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिसोर्स फॉर एनी फर्म. देर विल बी लेस वेस्टेज ऑफ मनी एज वेल. ओके, सो दिस इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और अगर हम लोग ऐसे करके डिवाइड करके काम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं अपने, यानी कि द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द कंपनी, दे विल ऑल्सो बी यूटिलाइज टू द अटमोस्ट लेवल, क्योंकि सब लोग अपने इंटरेस्ट का काम यहाँ पे कर रहे होंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एडेप्टेशन टू चेंज. नाउ सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, कुछ जो भी आइटम हम लोग बेच रहे हैं या फिर जो भी आइटम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस आने हुए बिकॉज देर आर सम टेक्निकल चेंजेस. ठीक है, सपोज मोबाइल फोन्स जो मोबाइल फोन्स है वो बिक रहा है ये कंपनी. ठीक है, सो दिस इज अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. नाउ दिस कंपनी विल बी प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स, राइट. तो अभी अगर कोई ये आ गया कि 4G से 3G में 4G से 5G में कन्वर्ट करना है फोन्स. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल अपडेशन है ना. सो ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी अफेक्टेड. अभी ये जो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, 4G से 5G में जो कन्वर्ट हो रहा है सारे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगा. दैट विल नॉट अफेक्ट HR डिपार्टमेंट, दैट मे नॉट अफेक्ट फाइनेंस एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स.
तो इसमें क्या हो जाता है, जिस डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर रहा है जो चेंज, मे इट बी अ टेक्नोलॉजिकल चेंज, मे इट बी एन इकोनॉमिक चेंज, मे इट बी एनी अदर चेंज, ओके। अगर इकोनॉमिक चेंज है तो बेसिकली दैट विल अफेक्ट आवर फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके जिस, क्योंकि यहाँ पे वर्क सेग्रीगेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपना बना के रखा हुआ है, तो इन दैट केस दैट विल अफेक्ट ओनली दैट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जिस डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर रहा है उसी डिपार्टमेंट को खाली अडेप्ट करना है, चेंज करना है खुद को अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट और यू कैन से चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ वन बेनिफिट दैट a company may get due to organizing, okay. So adaptation to change. Then we have effective administration. Now here effective administration यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है because one person is not given the burden to look after everything, ठीक है। Every department head has its own head, a person who has the understanding of such work is given such work, right? So that's why it is definitely it will definitely lead to effective administration because here work segregation is done, okay. Next we have expansion or and growth. Yes, definitely it will lead to expansion and growth because any company who is well organized and who knows what they need to do, what they need to achieve, then definitely it will lead to expansion and growth of the company. Next we have development of personnel. So development of personnel बोले तो यहाँ पे personnel मतलब क्या है, employees, है ना। So here employees development can also be looked after. Suppose production department में जो employees हैं उनको training की ज़रूरत है, ठीक है। तो training खाली इसी department में दिया जाएगा, बाकी सारे departments के जो employees है if they are well versed with their work then they don't need training. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, we can select a particular function under which the work is not going well. तो हम लोग हर एक segment में the company's experts or the company's management can focus into each and every department separately and look after their development, okay. So apart from this you can also say that the people who are working in each and every department, they are doing work in which they are well versed, in which they are experts, okay. So they will even try to you can say make efficient moves, they will try to improvise their work, modify their work, and that will definitely lead to the development in their career as well. So development of personnel is also somehow achieved by organizing a firm, okay. So this topic is over, I mean importance of organizing is over. Now we will go to organization structure, okay. So basically when we talk about organizing, here we are talking mainly about organizational structure, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो मैं कब से बता रही हूँ कि ये हम लोग बनाते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सेग्रीगेशन का जो प्रोसेस है, ये सेग्रीगेशन करने के बाद जो फॉर्मेट हम लोगों को मिलता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फंक्शंस के बेसिस पे, till now I have been discussing mostly about functional structure. I did not talk about you can say divisional structure as such. I have explained a little bit but not that properly, okay. So we will discuss different types of organizational structure that we have, okay. So when we talk about organizing, a structure automatically gets formed which we call organizational structure. Organizational structure. तो organizational structure basically shows us various job positions. Job positions here means where people are assigned to work, okay. कि किसको क्या जॉब दिया गया है और वो कहाँ पे काम कर रहा है, उसका जॉब लोकेशन क्या है. So all this job position or job location you can say where that person is working, okay. So
लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करेंगे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे, उनका जॉब लोकेशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो ऐसे करके when we are segregating the work, their job position is also segregated. Okay, apart from that, the authorities and responsibilities of different people, authorities and responsibilities, so authorities and responsibilities of people are also identified, and the authority and responsibility of different personnel at different level is also defined in organizational structure. जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, मिड लेवल मैनेजमेंट होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होंगे, उसका डिफिनेशन अलग है। ठीक है, फिर हो जाता है हम लोग का मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के अंदर फिर अलग अलग हम लोग के फंक्शनल मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर जॉब पोजीशंस, देयर अथॉरिटीज, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल सेग्रीगेटेड, एंड दैट इज टोटली विजिबल अंडर आवर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Now let us talk about span of management. My God, just a minute. Okay, leave it. So here we talk about span of management. Span of management. So span of management basically means the volume in which management is done. Okay, तो यहाँ पे जब हम लोग span of management की बात करेंगे तो यहाँ पे अपना नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है या फिर वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है। ओके, तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे टॉल स्ट्रक्चर हम लोग को एक मिल जाएगा। नैरो स्पैन बोले तो सपोज एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या बोलता है कि एक मैनेजर कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, तो एक मैनेजर जो है वो अगर अपने अंदर तीन लोगों को मैनेज कर रहा है, ठीक है, तीन लोगों को मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक तीन लोग या फिर दो लोग या फिर एक इंसान को खाली मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर टॉल स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कब मिलेगा, जब एक एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे एंड दैट मैनेजर इज सुपरवाइजिंग लॉट ऑफ पीपल एट अ टाइम, तो दैट विल गिव अस व्हाट, अ वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एंड दिस विल गिव अस अ टॉल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो एक एक मैनेजर के अंदर काफ़ी कम लोग मैनेज होंगे, तो टॉल स्ट्रक्चर मतलब एक लंबा सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और यहाँ पे एक वाइड सा स्ट्रक्चर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि एक इंसान कितने लोगों को हैंडल कर रहा है, एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर रहा है एट अ टाइम। ओके, नाउ लेट अस टॉक about our main topic, that is organizational structure. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर, सो फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली मीन्स सेग्रीगेटिंग द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, जो कि हम लोग अभी तक पहले से शुरू से डिस्कस करते आए हैं। ठीक है ना, जैसे कि सपोज हम लोग का हो गया प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है, फिर हम लोग का हो गया फाइनेंस सेक्शन, फाइनेंस फंक्शन, फिर हम लोग का हो गया मार्केटिंग फंक्शन, फिर हम लोग का हो गया HR फंक्शन। ठीक है, तो हर फंक्शन के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस बना लेना और उसके अंदर फिर सारे एक्टिविटीज़ जो है उनको कैटेगराइज करना।
all of you must be having a picture of this types of functional structures diagram. There you can see this type of segregations are given. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा प्रोडक्शन के अंदर. इवन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज, मेंटेनेंस एंड यू कैन से रिपेयरिंग ऑफ मशीनरीज, तो ये सारे काम जो है प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा. फाइनेंस के अंदर आ जाएगा अपना ऑडिटिंग, अपना अकाउंट्स मेंटेनेंस, तो ये सब कुछ आ जाएगा फाइनेंस के अंदर. तो फाइनेंस के अंदर भी सारे एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा. मार्केटिंग के अंदर जैसे प्रमोशन हो गया, ठीक है, you can say advertisement हो गया, you can say distribution of pamphlets, then personal selling. So all these items, all these activities will come under marketing. HR के अंदर you can say selection of people, then you can say hiring and then orientation, ठीक है, orientation of employees, then training and development of employees. तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगे? HR डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है. तो ये क्या है? एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है. अभी ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ये किसके अंदर ये सारे फंक्शंस होंगे? कंपनी के अंदर, ठीक है. अब ये जो मैनेजर है यहाँ पे, ये मैनेजर क्या देखेगा कि सारे जो फंक्शंस है उसके अकॉर्डिंग सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. This managers will report production, finance and marketing and HR. All these managers will report to their head, that is the management in charge, okay. And the people who are working under them, they will be reporting to this person and they will be reporting to this person, okay. इनके ऊपर भी हो सकता है, जैसे CEOs, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है. तो वो लोग क्या, ये जो मैनेजर्स हैं जो एक एक ब्रांच को देख रहे हैं, वो क्या करेंगे? ये अपने CEOs या फिर डायरेक्टर लेवल के लोगों को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है. तो ये हो गया अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब मैं बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड प्लीज. So let's discuss our next type of structure, that is divisional structure. Now divisional structure, I have told you earlier also that divisional structure is based for only those companies, or this type of structure is applicable only to those companies who have varied line of products. For example, if a company has this suppose garment sector is there in garment sector, then you can say they are also in medicine sector, ठीक है, or some other items like let's say handicrafts, okay. Okay, so all these items, if they are under, so if they are under all these three sectors, then what am I writing? So you must be thinking that I forgot the spelling of medicine. Okay, so under divisional structure, what basically happens that if a company is under different sectors, then in that case it is not possible that they open a single factory and they are doing all the work there, right? It is not possible. So they will divide their company into different branches, okay. They can open these factories in different places or in a certain part of a land, but they may have, just a second please. So all these items are all the items of the company, not all the items, but all the line of products are divided into various sectors, okay. For this the company may open different branches, different factories in which they will be producing these items. Now under this branches, for each and every item, for each and every line of product, they may open a different branch. Then
they would need this different functions, you can say functional structure in these departments as well. Okay, so here for garment section or garments branch also, they will have again finance department, production department, then they will have marketing department, HR department. So this way they will again have functional departments under each line of products or under each division of product. तो ये जो अलग अलग products के जो sectors बन गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं divisional structure. ठीक है, तो under every division again they will be having functional sectors again. Okay, so thank you so much everyone. This was our explanation regarding the two types of structure. Next day we will be discussing further part, that is formal and informal organization also. Yeah, so we end our class for today here, and next day we will be discussing formal and informal organization, where we will be talking about types of communication. Okay, or you can say line of communication in any organization. Thank you so much everyone. Read your books nicely.